अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास की जंग को आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। इस जंग में कई बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। अदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 1400 इसराइली और 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गाज़ा की पट्टी में मरने वाले बच्चों और ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि हमें इस जालिमाना, खौफनाक और दर्दनाक तबाही को रोकने के तरीके तलाश करने होंगे। गाज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, इसीलिए उस जंग को जल्द से जल्द रोका जाए। उन्होंने कहा कि गाज़ा में बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को गाज़ा और मगरबी किनारे के 27 लाख लोगों की मदद के लिए $1.2 बिलियन की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से इस वक्त 238 अफराद हमास की तहवील में हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्टर ने कहा कि गाज़ा की पट्टी में रहने वाले 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भी साफ पानी की कमी का शिकार हैं। पानी की कमी की वजह से बच्चों, बिलखुसूस शीर्ख और बच्चों की मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। दरिया असना इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में इशारा दिया कि इसराइल गाज़ा से हमास के खात्मे के बाद ही उस इलाके की सिक्योरिटी संभालने का इरादा रखता है। בביצוע. מתעכב טיפה. אלפא. 1. יפה, פגיעה טובה. 4. 2. 1. פגיעה. רשאי. 3. मिजोरम की 40 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग जो आज सुबह 7 बजे शुरू हुई, शाम 4 बजे खत्म हुई। रियासत में 77.04 यानी 77.04% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा टर्नआउट सर्चअप में 77.78% और सबसे कम 52.02 सेहिया में रहा। एजोल जो कि कैपिटल है वहाँ 65.06% वोटिंग हुई। मिजोरम में 2018 के असेंबली इंतखाबात में 81.61% वोट डाले गए थे। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 20 सीटों पर वोटिंग मंगल को शाम 5 बजे खत्म हुई। अब उसके बाद जो वोटर पोलिंग बूथ में रह चुके थे सिर्फ उन्हीं को मौका दिया गया। शाम 5 बजे तक 70.87% वोटिंग हो चुकी थी। वोटिंग के दौरान नक्सलियों ने दहशत पैदा की और कुछ इलाकों में नक्सलियों से जुड़े वाक़यात की खबर मिली।
तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में बीसी आत्मा दौर सभा से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से बीजेपी का पहला वज़ीर आला पसमानदा तबकात से बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी और जनसेना पार्टी के सदर और अदाकार पवन कल्याण ने हैदराबाद में एक अवामी रैली में शिरकत की। यहाँ मुनक़िदा जलसे आम में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस ग्राउंड का उनकी ज़िंदगी में बड़ा मकाम है। 2013 में आप सब ने मुझे इसी मैदान में मदद किया था। आपने टिकट रखा था, जो मोदी की मीटिंग में आना चाहे उसे टिकट खरीदना पड़ेगा। इसकी खबर पूरी दुनिया में फैली। इसी मैदान में मोदी को वज़ीर आज़म बनाने की ठोस बुनियादें रखने का काम किया गया था। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इसी एलबी स्टेडियम के ज़रिए तेलंगाना को रियासत का पहला बीसी वज़ीर आला मिलेगा। परिवार में एक व्यक्ति दूसरे को मिल नहीं पा रहा था, काम काज ठप हो चुके थे, तब गरीबी से निकला हुआ मोदी, जो गरीबी को भली भांति जानता है, समझता है, गरीबी को जी करके आया है, उसने तय किया कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के बच्चों को भूखे नहीं सोने दूंगा, मैं गरीब का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। और इसलिए हमने गरीबों के लिए मुफ्त अन्न की योजना शुरू की। आज भी इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और ये योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली है। दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन गरीबी को जानने वाला मोदी गरीबों को ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता है। और इसलिए मैंने संकल्प किया है, मैंने निश्चय किया है कि गरीबों को जो आज अन्न मिल रहा है उसे आने वाले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, 5 साल और बढ़ाया जाएगा। आप सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फैक्स चालू कीजिए, गरीबों के कल्याण में आपके मोबाइल की फैक्स चालू कीजिए। आदेश दिया था आप लोगों ने, और जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। और जैसे इसी मैदान से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। परिवारवादी पार्टियां कभी किसी दलित,
किसी पिछड़े, किसी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देती। जबकि आज भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। केंद्र की एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है, जो अब आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी मंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपी है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। तेलंगाना में भी बीजेपी अपने बीसी साथियों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है, कोई और पार्टी नहीं। परिवार में एक व्यक्ति दूसरे को मिल नहीं पा। बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज सिंगरेनी को खानगियाने की कोशिश कर रहा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के चेन्नूर असेंबली हल्के के मंदा मुरारी में मुनक्किदा बीआरएस के जलसे आम से खिताब किया। केसीआर ने कहा कि कर्ज हासिल करते हुए सिंगरेनी में मरकज को 49% का हिस्सेदार कांग्रेस ने ही बनाया। तेलंगाना को आंध्रा में शामिल भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल रियासत की हालत इंतहाई भयानक थी। तश्कील तेलंगाना के बाद सिंगरेनी को फायदा बख्श इदारा बनाया गया। उस वक्त सिंगरेनी 2184 करोड़ के फायदे में है और दशहरा दिवाली में बोनस के तौर पर 1000 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। చైతన్యం బస్సు బంద్ చేయమని చెప్పారు. ఆ చైతన్యం మన లోపల రావాలి. వస్తేనే మనం బాగుపడి ముందుకు పోతాం. పార్టీల చరిత్ర నేను చెప్పిన ఒక పార్టీకి అయితే చాలా ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ చరిత్ర మీ కళ్ళ ముందనే ఉంది. ఎప్పుడో 100 ఏళ్ల కింద పుట్టిన పార్టీ కాదు, 24 ఏళ్ల కింద పుట్టిన పార్టీ. పుట్టిందే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడానికి, ఇంకా వేరే పని లేదు దీనికి. మళ్ళీ తర్వాత బాధ్యత ప్రజలిస్తే తెలంగాణను చక్కదిద్దడం, ఈ రెండే పనులు. బీఆర్ఎస్కు బాస్ అంటూ ఢిల్లీలో ఉండడు. బీఆర్ఎస్కు బాస్ మా తెలంగాణ ప్రజలే, మాకు వేరే బాసులు ఉండరు. తెలంగాణ ప్రజలు ఏం కోరుతారో, వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటియో, వాళ్ళ ఆశలు ఆకాంక్షలు ఏంటియో వాళ్ళే మాకు బాసులు తప్ప మాకెవరు ఢిల్లీ బాసులు లేరు. ఢిల్లీ బాసులు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు చూస్తేనే మా కాంగ్రెస్ చిక్కట్ల పంచాయతీ. ఇక్కడ ఏమున్నది మీ చేతులు అంతా పట్టిదే, తోలు బొమ్మ లెక్క. ఢిల్లీలో కట్క ఎత్తేనే మీ బల్బు వెలుగుతుంది, లేకపోతే పట్టిదే. ఆ పద్ధతులలో ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ చరిత్ర మీ కళ్ళ ముందర ఉంది. 14-15 ఏళ్ళు ఏ విధంగా కొట్లాడి సాగు దగ్గర పోయి జైళ్ళ పడి తనలబడి అవమానాలకు గురై తెలంగాణ వచ్చేదాకా బీఆర్ఎస్ ఎట్లా కొట్లాడిందో దాని మీ లోపల కూడా చాలా మంది భాగస్వాములు ఉన్నారు, మీకు కూడా తెలుసు. అదేవిధంగా తర్వాత ప్రజలు అధికారం ఇస్తే 10 ఏళ్లుగా ఏం చేస్తా ఉందో మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. గత కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది, బీఆర్ఎస్ ఏం చేసింది, ఈ రెండు బేరీస్ వేయాలి, జోకాలి. ఎవరి వజన ఎంత అని జోకాలి, ఎవరి ప్రజల మీద కసన జోకాలి. रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी पर झूठे दावे करने और तेलंगाना में बिला तातुल बरखी की फराहमी का क्रेडिट लेने की कोशिश पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मशवरा दिया कि किशन रेड्डी झूठ फैलाना बंद करें और रियासत की हुकूमत की कामयाबियों का सेहरा मरकज को ना दें। मरकजी ममलिकती वजीर बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने हाल ही में बीआरएस हुकूमत पर किसानों को धोखा देने और ज़राअत के लिए बिला तातुल मियारी बरखी फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद किया और उसके 1 माह से भी कम अरसे में किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि मोदी हुकूमत तेलंगाना में बिला वक्फे बरखी सरबराही को यकीनी बना रही है। किशन रेड्डी ने कहा था कि मरकजी हुकूमत ने पेद्दापल्ली जिले में एनटीपीसी थर्मल प्लांट कायम किया और प्लांट का पहला मरहला 800 मेगावाट सलाहियत के साथ रियासत में कम लागती बरखी की पैदावार को यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की कोशिशों से तेलंगाना में बरखी का मसला हल हुआ और बहुत कम वक्त में रियासत को बरखी के खसारे से फाजिल बरखी तक लाने का सेहरा केसीआर के सर जाता है।
కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా విచ్చేసినందుకు పెద్దలు జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజ్ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లానే ఎంపీ గారు వద్దిరాజు రవిచంద్రన్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లానే మరొక సీనియర్ నాయకులు అనేకమైనటువంటి మంత్రి పదవులు నిర్వహించి నీటిపారుదల రంగం మీద అదేవిధంగా అనేకమైనటువంటి సోషల్ ఇష్యూస్ మీద ఒక రమ్మని కోరిన మీద వారు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ అడ్రస్ చేసుకొని మేమందరం అట్టుపోతాం. మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత శ్రమ తీసుకొని హైదరాబాద్ నుండి విచ్చేసినందుకు గౌరవ పెద్దలు పొన్నాల లక్ష్మి గారికి నిజామాబాద్ జిల్లాకు స్వాగతం తెలియజేస్తూ మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మరి మనందరికీ తెలిసిందే ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి. ఎలక్షన్లు పోలింగ్ డేటు ఇంకొక 20 రోజులు ఉన్నది. మరి ఈ సందర్భంలో సడన్గా ఎందుకు అందరికీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా బాగా బీసీల మీద ప్రేమ ఉప్పొంగి వస్తూ ఉన్నది. ఎన్నికల వేళ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తున్నటువంటి పార్టీలను నిజంగా చూస్తుంటే ఒక రకంగా నవ్వొస్తున్నది, ఒక రకంగా జాలి కూడా కలుగుతున్నది. ఎందుకంటే 2010కి ముందు चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कानून साज काउंसिल कविता की गाड़ी की तलाशी ली गई। कविता इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने निजामाबाद पहुंची थी। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने खातून एमएलसी की गाड़ी की तलाशी ली। कविता ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया और तलाशी के बाद वो वहां से रवाना हो गई। गोशामहल हल्के से बिलाखिर बीआरएस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। नंद किशोर व्यास इस हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार होंगे। इस हल्के पर अब बीआरएस और बीजेपी के दरमियान कड़ा मुकाबला है। गोशामहल हल्के से गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में मुतनाज़ा बयानात के लिए जाने जाने वाले मलून राजा सिंह ने जीत दर्ज की थी। तमाम अब बीआरएस ने नंद किशोर व्यास को इस हल्के से उम्मीदवार बनाया। नंद किशोर व्यास मुस्लिम हल्कों में भी मशहूर हैं, जबकि उन्हें हिंदू हल्के की आवाम का भी साथ हासिल है। ऐसा माना जा रहा है कि नंद किशोर व्यास राजा सिंह को टक्कर देंगे। वाज़ेह है कि नंद किशोर व्यास ने 2 साल कबल गणेश चतुर्थी के दौरान मौजमजाही मार्केट पर आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा से माइक छीन लिया था, जबकि वो नफरत अंगेज तकरीर करे थे। नंद किशोर व्यास बीआरएस के सीनियर कायद हैं। महाराष्ट्र में 130 सरपंच ओहदों के लिए ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिसमें 57 ओहदों पर बीआरएस को कामयाबी मिली। इस तरह 44% सरपंचों की सीटों पर गुलाबी झंडा लहराया गया। इसके अलावा जुमला 327 वार्डों में गुलाबी परचम लहराया गया। इससे ये वाज़ेह हो गया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तरफ से कौम के सामने रखे गए फलाही एजेंडे की मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो रहा है। साबिक वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को कांग्रेस पार्टी ने निजामाबाद अर्बन से उम्मीदवार बनाया। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद आज पहली बार मोहम्मद अली शब्बीर निजामाबाद पहुंचे, जिस पर उनका काफ़ी शानदार इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ अरसे से हैदराबाद के पुराने शहर में काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। हैदराबाद डीसीसी के सदर
समीर वलीउल्लाह ने आज ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी पुराने शहर की तरक्की के लिए एक वाज़ेह मंसूबे के साथ तैयार बैठी है। अगर कांग्रेस पार्टी आइंदा इंतखाबात जीत जाती है तो पुराने शहर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाएगी और साथ ही उसके बुनियादी ढांचे को बहाल किया जाएगा। उन्होंने तफसीलात एक सहाफती बयान के जरिए बताया। उन्होंने कहा कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को तक़वियत पहुँचाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज रियासती हुकूमत से पूछा जाएगा। साथ ही इस कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को मजबूत किया जाएगा, सेटविन को मजबूत किया जाएगा ताकि कई नौजवानों को, खासकर बेरोजगार नौजवानों को उनके लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किए जा सके। इसके अलावा सेहत पर वहाँ काम किया जाएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल और दीगर सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा। इस पूरे इलाके को जहां कारोबारी सरगर्मियां होती हैं उन्हें SEZ का एक स्टेटस दिया जाएगा, या जो मराहत एक SEZ में दी जाती हैं वो मराहत पुराने शहर के कारोबारी इलाकों के लिए हासिल करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही पुराने शहर में एक पासपोर्ट ऑफिस का क़याम, इसके अलावा दीगर सरकारी जो दफातर होते हैं उनके क़याम के लिए कोशिश की जाएगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटीज के तहत हर जिले में एक इंटरनेशनल स्कूल कायम करने का वादा किया है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि वो रियासती सदर रेवंत रेड्डी से मुशावरत करके कोशिश करेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम होती है तो हैदराबाद जिले में कायम होने वाला इंटरनेशनल स्कूल पुराने शहर में कायम किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तीसरी फहरिस्त जारी होने के बाद फिर एक बार गांधी भवन में नाराज कायदीन की हंगामाराई शुरू हो गई। लंबाड़ा तबके से ताल्लुक रखने वाले बेरिया नायक को टिकट न देने पर उनके हामियों ने गांधी भवन में एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले अफराद ने कहा कि लबाड़ी वोट के बगैर कापू तबका किस तरह कामयाब होगा ये बताएं। साबिक वज़ीर जी चिन्ना रेड्डी, जिनको वनपर्ती से टिकट का ऐलान करने के बाद उनकी जगह पर किसी और को टिकट देने का ऐलान किया गया, उनके हामियों ने गांधी भवन में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि चिन्ना रेड्डी के पास दौलत की कमी की वजह से उनको दिया गया टिकट वापस ले लिया गया। हामियों ने बड़े पैमाने पर हंगामा की, बाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटकचेरू के श्रीनू को टिकट न देने पर उनके हामियों ने गांधी भवन के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। गांधी भवन गेट के पास एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बहरहाल गांधी भवन आज पूरा दिन एक एहतजाजी मरकज बना रहा। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बिल्लय नायक आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आदिवासी कांग्रेस तेलंगाना का प्रेसिडेंट हूँ, चेयरमैन हूँ। मैं यहाँ पे अंगस्टाई पे बैठा हूँ। टिकट के लिए मैं डोरनकल से, माओबाद से, इलंद से पूछा था, मेरे को टिकट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए मेरे को पता नहीं है। 10 साल से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, 24 घंटे काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में था। आदिवासी डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय स्तर पर हर स्टेट में इस्टाब्लिश करने में मेरा योगदान किया और यहाँ पे इलेक्शन के लिए, जो चुनाव के लिए हमको जो एडिशनल चार्ज दे के यहाँ भेजे है, इंचार्ज बना के आदिवासी कांग्रेस का, पूरे 12 रिजर्व सीटों में और 60 अनरिजर्व जनरल सीटों में आदिवासी का बाहुल्य है। यहाँ पे जनता है, वोटर्स है, सबको कांग्रेस तरफ लाने के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मगर मेरे को टिकट नहीं दिया गया। मैं तीनों सीटों से
डोरनक्कल, महोबाद, इल्लंद तीनों सीटों से कहीं से एक जगह देने से पूछा था मगर नहीं दिया गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्यों टिकट के लायक नहीं बन पाया, क्या करने से टिकट मिलेगी। इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे को टिकट दीजिए, नहीं तो कारण बताइए जी, जिसको टिकट दिए वो मेरे से ज़्यादा पार्टी के लिए क्या योगदान किया। महोबाद में दिए सो डॉक्टर साहब क्या काम किए थे, डोरनक्कल में दिए सो डॉक्टर साहब क्या काम किए थे, इल्लंद में जिसको दिए थे वो तो 3 महीने पहले आए थे हमारे पार्टी में, पहले जीत के पार्टी छोड़ के चले गए थे, फिर हमारी पार्टी में उनको दिए। मैं क्यों लायक नहीं बन पाया हूँ, मेरे में क्या कमियां है, क्या करने से टिकट मिलेगा, इसका जानकारी दीजिए, उसके लिए वो जानना चाह रहा हूँ। अगर नहीं दिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कायद मानवत राय ने सेक्रेटरी की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि उनके साथ जुल्म हुआ। उन्होंने 24 घंटे के अंदर दीगर हलकों में ऐलान करदा उम्मीदवारों के नाम तब्दील करते हुए उनको बी फॉर्म देने का मुतालबा किया। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने खबरदार किया कि 9 और 10 तारीख को बागी के तौर पर वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। ओयू जेएसी लीडर भिक्षापति नायक और दीगर मानवत राय को नजरअंदाज करने पर हिमायत में एहतजाज करने के लिए तैयार है और अपना सर मुंडवा कर वो एहतजाज करेंगे। तेलंगाना बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों की चौथी फेरी जारी कर दी है। अब तक जुमला 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। चौथी फेरी में 12 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। अभी 19 हलकों के नामों का ऐलान बाकी है। उनमें जनता सेना के इत्तेहाद के बाद मजीद कितने हलकों में बीजेपी मुकाबला करेगी, इसका खुलासा चौथी फेरी में माफ कीजिएगा 5वीं फेरी में हो जाएगा। सीपीएम पार्टी तेलंगाना में अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। असेंबली इंतखाबात में पार्टी तनहा मुकाबला कर रही है। सीटों की तकसीम के मसले पर कांग्रेस के साथ किसी भी किस्म का समझौता न होने पर पहले ही पार्टी ने 17 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान करते हुए 14 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी थी। ताज़ा तौर पर दूसरी फहरिस्त जारी की गई जिसमें 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जिले नलगुंडा हुजूरनगर से एम लक्ष्मी, हल्के असेंबली नलगुंडा से एम सुधाकर रेड्डी को मैदान में उतारा गया। इस सिलसिले में पार्टी के रियासती सेक्रेटरी वीरभद्रम ने बयान जारी किया। सीपीएम जिन हलकों से मुकाबला कर रही है उनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी अजला में एक हल्का, जबकि मुत्तहिदा जिले नलगुंडा, मुत्तहिदा जिले खम्मम के हल्के शामिल हैं। सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने जिले सिद्दीपेट के गजवेल असेंबली हल्के में बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि वो रजाकारों और एमआईएम के इशारों पर चलने वाली वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को गजवेल असेंबली हल्के से शिकस्त देते हुए बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र को कामयाब बनाएं। तेलंगाना के जगियाल असेंबली हल्के में एक 82 साल मोमर खातून ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के कुरकियाला गांव की बूढ़ी खातून चिट्टी शामला अपने रिश्तेदारों के साथ जगतियाल पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पर्चे नामजदगी दाखिल किया। खातून ने बताया कि उसका बड़ा बेटा श्रीराम राव अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके परेशान करा है, जिससे वो जाती मकान रखकर भी किराए के मकान में रह रही है। इसीलिए वो बतौर एहतजाज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करते हुए हल्के की आवाम और ओहदेदारों को अपने बेटे की हरकत से वाकिफ करवाने का फैसला किया। आज पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान खुदुल्लापुर इलाके में 50 लाख रुपए कैश जब्त किया है। ये जब्तगी ओकरेज इंटरनेशनल स्कूल दुंडीगल पीआईएस एरिया के करीब में हुई है। बालापुर एसओटी टीम ने एक कार का पीछा करते हुए उसे कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के करीब रुकवाया और उस कार से 50 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। बीजेपी की तुलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की तारीख में इस बार हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इंतखाबी मैदान में एक मुस्लिम तालिबा मुकाबला कर रही है। पहली बार एबीवीपी ने 9 नवंबर को होने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तुलबा यूनियन के इंतखाबात के लिए खातून उम्मीदवार शेख आयशा को मैदान में उतारा है। एसएफआई से टीएसएफ इतिहाद के मोहम्मद अतीक के खिलाफ ये मुकाबला कर रही हैं। काबिल जिक्र है कि पहला मौका है जब यूनिवर्सिटी के सदर के ओहदे के लिए 2 मुस्लिम उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाली शेख आयशा यूनिवर्सिटी शोबे केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही है। अतीक अहमद भी पीएचडी के तालिब इल्म है। उनका आबाई शहर हैदराबाद है। आयशा ने बताया कि वो 2019 से एबीवीपी में है। उन्होंने कहा कि तंजीम कभी भी मुस्लिम तुलबा के खिलाफ नहीं है, यह अक़लियतों के हक़ में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें यह पैगाम देने के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया कि एबीवीपी अक़लियतों के खिलाफ नहीं है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहिए INN चैनल।